दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आया हूँ। अभी हाल ही में 3 मेन बोर्ड आईपीओ क्लोज हुए हैं, पावरिका लिमिटेड, साई पेरेंटल्स और अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ जीएमपी देखकर पैसा लगा देते हैं और बाद में जब जीएमपी बदल जाती है तो कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। लेकिन हर आईपीओ को सही तरीके से एनालाइज करने के लिए एक सीक्रेट वेपन होता है, एंकर इन्वेस्टर। क्योंकि जब एंकर इन्वेस्टर किसी आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो वो लिस्टिंग के दिन तुरंत एग्जिट नहीं कर सकता, इसलिए ये स्मार्ट मनी होता है और जो पहले से रिसर्च करके एंट्री लेता है। अगर आपको डिटेल एनालिसिस करना मुश्किल लगता है तो आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी से समझ पाओगे कि आईपीओ लिस्टिंग कैसे हो सकती है और उसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एंकर इन्वेस्टर क्या होता है, एंकर इन्वेस्टर का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, एंकर इन्वेस्टर कब और कितना एग्जिट कर सकता है और कौन से एंकर इन्वेस्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे पावरिका लिमिटेड, साई पेरेंटल्स और अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट का डिटेल एनालिसिस के कहाँ लिस्टिंग हो सकती है और लिस्टिंग के बाद स्पेशली क्या करना चाहिए इन आईपीओ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि ये नॉलेज आपको हर आईपीओ में काम आने वाला है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम शुरुआत करते हैं एंकर इन्वेस्टर होता क्या है। एंकर इन्वेस्टर वो बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होते हैं जो किसी आईपीओ के खुलने से पहले ही उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्टर आमतौर पर होते हैं म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईज, बैंक्स और बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। आसान भाषा में अगर हम समझे तो जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो सबसे पहले कुछ बड़े इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट किए जाते हैं। इन्हें ही एंकर इन्वेस्टर कहा जाता है। और क्यों इंपॉर्टेंस है, ये स्मार्ट मनी माने जाते हैं। इनके इन्वेस्टमेंट से आईपीओ पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रिटेल इन्वेस्टर को सिग्नल मिलता है कि आईपीओ स्ट्रॉन्ग है या वीक। और सबसे जरूरी बात करें तो एंकर इन्वेस्टर लिस्टिंग के दिन तुरंत एग्जिट नहीं कर सकते हैं। इनका लॉक इन पीरियड होता है, इसलिए ये बिना रिसर्च के किसी भी आईपीओ में निवेश नहीं करते। अगर किसी आईपीओ में स्ट्रॉन्ग एंकर इन्वेस्टर लिस्ट है तो आईपीओ जनरली ज़्यादा भरोसेमंद माना जाता है। अब बात करते हैं एंकर इन्वेस्टर का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है। एंकर इन्वेस्टर कोई भी रैंडम इन्वेस्टर नहीं होता है, इसके लिए कुछ क्लियर रूल्स और क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है इंस्टीट्यूशनल्स होना जरूरी है। सिर्फ बड़े संस्थान ही एंकर बन सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, एफआईज, बैंक्स। नंबर 2 पर आता है सेबी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इन्वेस्टर सेबी के अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब रेगुलेटेड और ट्रस्ट वर्दी एंटिटी। और नंबर 3 पर आता है हाई इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी। एंकर इन्वेस्टर्स को बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, इसलिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और नंबर 4 पर आता है आईपीओ से पहले इन्वेस्टमेंट। ये आईपीओ ओपन होने से एक दिन पहले इन्वेस्ट करते हैं, इसे एंकर बुक कहते हैं। नंबर 5 पर आता है मिनिमम अलोकेशन रिक्वायरमेंट। एंकर इन्वेस्टर्स को मिनिमम 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना कंपलसरी रहता है। और नंबर 6 पर आता है लॉक इन एक्सेप्ट करना पड़ता है। इन्हें शेयर तुरंत बेचने की परमिशन नहीं होती, सेबी रूल के अकॉर्डिंग लॉक इन पीरियड फॉलो करना होता है। नंबर 7 पर आता है कंपनी प्लस बैंकर अप्रूवल। फाइनल सिलेक्शन कंपनी और बैंक रनिंग लीड मैनेजर करते हैं। अगर कंक्लूजन की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर वही बन पाते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, रेगुलेटेड और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव वाले होते हैं, इसीलिए इन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं। अब बात करते हैं एंकर इन्वेस्टर कब और कितना एग्जिट कर सकता है। एंकर इन्वेस्टर तुरंत लिस्टिंग के बाद एग्जिट नहीं कर सकते हैं, इस पर सेबी का लॉक इन रूल लागू होता है। लॉक इन पीरियड जो है सेबी रूल के अकॉर्डिंग टोटल एलोकेशन का 50% हिस्सा आप 30 दिन तक लॉक इन रहता है और बाकी 50% जो है 90 डेज तक लॉक इन में रहता है। मतलब लिस्टिंग के दिन एंकर इन्वेस्टर शेयर सेल नहीं कर सकता, 30 दिन के बाद सिर्फ आधा हिस्सा ही सेल कर सकता है और 90 दिन के बाद पूरा एग्जिट पॉसिबल होता है। अगर हम इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझे तो किसी एंकर इन्वेस्टर ने किसी कंपनी के आईपीओ में 100 शेयर बाई किए तो 50 शेयर वो 30 दिन के बाद सेल कर सकता है और बाकी के बचे हुए 50 शेयर 90 दिन के बाद सेल कर सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट शायद 30वें दिन और 90वें दिन सेलिंग प्रेशर आ सकता है, इसलिए इन डेट्स को ट्रैक करना जरूरी होता है। एंकर इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म सोच के साथ आते हैं, लेकिन उनके एग्जिट डेट पर मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है। अब बात करते हैं कौन से एंकर इन्वेस्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। हर एंकर इन्वेस्टर इक्वल नहीं होता है, कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल देते हैं। जैसे नंबर 1 पर आता है म्यूचुअल फंड। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एंकर इन्वेस्टर होते हैं जिनमें एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस जैसे
फंड्स होते हैं डीप रिसर्च के बाद इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव रखते हैं, और अगर आईपीओ में बड़े म्यूचुअल फंड है इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल। नंबर 2 पर आते हैं इंश्योरेंस कंपनीज जैसे LIC, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, रिस्क कम लेते हैं, प्रेजेंस स्टेबल का संकेत देते हैं। और नंबर 3 पर आते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी FI, ग्लोबल फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स बड़े कैपिटल के साथ आते हैं, इनकी प्रेजेंस ग्लोबल कॉन्फिडेंस देती है। और नंबर 4 पर आते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस या फिर AIFs, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, PMS आदि मिड लेवल कन्विक्शन दिखाते हैं। सिग्नल इनका जो होता है वो मॉडरेट पॉजिटिव होता है। नंबर 5 पर आते हैं अननोन या लो प्रोफाइल इन्वेस्टर, स्मॉल फर्म या लेजर नोन एंटिटी, लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड होता है, सिग्नल इनका वीक या रिस्की माना जाता है। गोल्डन रूल याद रखिएगा कि अगर IPO में मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, FI है, तीनों का मिक्स है तो IPO स्ट्रॉन्ग माना जाता है। स्ट्रॉन्ग एंकर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग IPO सिग्नल, लेकिन हमेशा बाकी फैक्टर्स भी ध्यान रखना जरूरी है जैसे कंपनी के वैल्यूएशंस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स को भी ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं उन 3 IPO की जो हाल ही में क्लोज हुए हैं, जिनमें पावरिका लिमिटेड, अमीरचंद जगदीश कुमार और साई पेरेंटल जैसे IPO हैं। आज हम इन तीनों को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। कल यानी 30 मार्च को इनका अलॉटमेंट आने वाला है, तो अलॉटमेंट के बाद सबसे बड़ा सवाल होगा लिस्टिंग कहाँ हो सकती है और लिस्टिंग के दिन क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। नंबर 1 पर आता है पावरिका लिमिटेड। पावरिका लिमिटेड एक पावर सॉल्यूशंस कंपनी है जो डीजल जनरेटर सेट बनाती है जो मेन और बैकअप पावर के लिए यूज होते हैं। कंपनी 7.5 kVA से 10,000 kVA तक के जनरेटर ऑफर करती है और DG मैन्युफैक्चरिंग, विंड पावर प्रोजेक्ट और इमिशन कंट्रोल सॉल्यूशंस में भी काम करती है। IPO डिटेल की अगर बात करें तो 24 तारीख के दिन IPO शुरू हुआ था, 27 के दिन क्लोज हो गया। 2 अप्रैल के दिन इसकी लिस्टिंग होने वाली है। 5 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर था। 375 से 395 रुपीज़ का प्राइस बैंड रखा गया था और 1100 करोड़ का IPO साइज था, जिसमें 700 करोड़ का फ्रेश इशू और 400 करोड़ का OFS था, जहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,615 रुपये के लिए एक लॉट में 37 शेयर्स मेक करना था। यहाँ एक चीज़ इंस्टेंटली नोटिस होती है कि हैवी इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन था यहाँ पर। अब एक बार डेटा के आधार पर इसको हम समझते हैं। कुल मिलाकर एंकर इन्वेस्टर ने 329 करोड़ रुपीस एक्वायर किए, जो 83% एलोकेशन जो है म्यूचुअल फंड को हुआ, जिसमें SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल एनर्जी फंड, क्वांट इंफ्रा फंड, कोटक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फंड जैसे दिग्गज पोर्टफोलियो शामिल है। यहाँ 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें नंबर 1 पर आता है डाइवर्सिफिकेशन, कई बड़े फंड्स इन्वॉल्व है, रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन है। नंबर 2 पर आता है सेक्टोरियल अलाइनमेंट, एनर्जी प्लस इंफ्रा फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कंपनी का सेक्टर प्रॉमिसिंग है। और नंबर 3 पर लॉन्ग टर्म फंड, म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म नहीं सोचते, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल कन्विक्शन है। पावरिका लिमिटेड के अगर एंकर इन्वेस्टर की क्वालिटी की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग दी जा सकती है। लिस्टिंग चांसेस की बात करें तो लिस्टिंग पर मार्केट की कंडीशन के आधार पर वॉलेटिलिटी रह सकती है, लिस्टिंग के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिख सकती है। और रिस्क फैक्टर की बात करें तो लो रिस्की देखा जा सकता है। वहीं अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो QIP में 4.74 टाइम्स, तो NIM में 0.47 टाइम्स, तो रिटेल में 0.16 टाइम्स, ओवरऑल 1.53 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। तो वहीं ग्रे मार्केट में 1% के आसपास की प्रीमियम देखने को मिल रही है। मतलब लिस्टिंग के बाद अगर ये स्टॉक 8 से 10% नीचे गिरता हुआ दिखता है तो यहाँ पर एक अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी बन सकती है। नंबर 2 पर आता है साई पेरेंटल्स लिमिटेड। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो खुद डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करती है खुद के लिए और साथ ही साथ CDMO मॉडल पर भी काम करती है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो दूसरी कंपनीज के लिए भी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और ये इंडिया के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी अपनी प्रेजेंस बना चुकी है। कंपनी के पास इंडिया में 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और ये गवर्नमेंट एजेंसीज, हॉस्पिटल और फार्मा कंपनीज को सप्लाई करती है। अब बात करते हैं इस कंपनी के IPO डिटेल की, जहां पर 24 मार्च के दिन IPO शुरू हुआ है, 27 मार्च को क्लोज हो गया। 2 अप्रैल के दिन लिस्टिंग हो सकती है। 5 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर है। 372 से 392 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 409 करोड़ का IPO साइज है, जहां पर 285 करोड़ का फ्रेश इशू, बुक बिल्ड इशू टाइप है। BSE NSE दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर कंपनी की पिक्चर थोड़ी डिफरेंट नज़र आती है। साई पेरेंटल में एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो कोटक लाइफ साइंस फंड, इंडिया इमर्जिंग जाइंट फंड और मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर फंड, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और क्वांट मोमेंटम फंड। कुल मिलाकर देखा जाए तो 122 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस IPO में
किया, जिसमें से 29% का एलोकेशन क्वांट म्यूचुअल फंड, कोटक लाइफ इंश्योरेंस और फॉरेन इंस्टीट्यूशन का प्रेजेंस इस कंपनी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एज देता है। वहीं अगर यहाँ जो मिक्स सिग्नल प्राप्त होते हैं, नंबर 1 पर आता है हाई कॉन्सेंट्रेशन, क्वांट म्यूचुअल फंड अकेले बड़ा हिस्सा ले रहा है। नंबर 2 पर आता है स्मार्ट मनी प्रेजेंस, लेकिन लिमिटेड प्लेयर्स है। और नंबर 3 पर फॉरेन पार्टिसिपेशन पॉजिटिव साइन है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर एग्जिट लेता है, लिस्टिंग के बाद प्रेशर आ सकता है। एंकर क्वालिटी जो है 3 स्टार मानी जा सकती है। वहीं लिस्टिंग चांसेस मॉडरेट या नेगेटिव हो सकता है क्योंकि मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं है। और रिस्क फैक्टर की बात करें तो मीडियम। सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो QIB में 1.73x, तो NII में 2.45x, तो रिटेल में 0.12x, कुल मिलाकर 1.08x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। और ग्रे मार्केट में देखा जाए तो कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही। मतलब लिस्टिंग के बाद अगर इस स्टॉक में 8 से 10% नीचे की गिरावट दिखती है तो कोई बड़ी चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 पर आता है अमीरचंद जगदीश कुमार लिमिटेड का IPO। अमीरचंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट लिमिटेड 2003 में एस्टेब्लिश हुई थी और ये कंपनी बासमती राइस और FMCG प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट करती है। कंपनी राइस वैल्यू चेन में फुली इंटीग्रेटेड है और एरोप्लेन ब्रांड के अंडर अपने प्रोडक्ट सेल करती है। यहाँ पर 38 प्लस कंट्री को एक्सपोर्ट करती है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑपरेट करती है और डोमेस्टिक FMCG मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। इस कंपनी का IPO 24 मार्च के दिन ओपन हुआ था, 27 मार्च के दिन क्लोज हो गया। टेंटेटिवली 2 अप्रैल को लिस्टिंग हो सकती है। 10 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर है। 201 से 212 रुपीज़ का प्राइस बैंड होने वाला है। तो 440 करोड़ का इशू साइज था जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू था। BSE NSE दोनों पर लिस्टिंग होने वाली और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,840 रुपीज़ के लिए करना था। अब सबसे शॉकिंग केस अगर हम देखें तो अमीरचंद जगदीश कुमार में राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज़, लॉर्ड मल्टी ग्रोथ, चाणक्य ने कुल मिलाकर 66% का एलोकेशन सिर्फ एक इन्वेस्टर्स को, मतलब म्यूचुअल फंड नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। तो यहाँ पर 3 रेड फ्लैग सामने नजर आते हैं। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, एक ही इन्वेस्टर डोमिनेट कर रहा है, नो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन है और जिसमें म्यूचुअल फंड एब्सेंस है और लो कॉन्फिडेंस सिग्नल निकल कर आता है। इस IPO का सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1.18x जो है QIB, NII ने 13.40x, रिटेल ने 1.44x, कुल मिलाकर 3.41x और ग्रे मार्केट में 1.18% की प्रीमियम देखने को मिला। लिस्टिंग के बाद इस IPO में करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा एक स्पेशल एनालिसिस जिसमें हमने देखा कि इन तीनों IPO की लिस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के IPO रिव्यू के साथ। आज के लिए इतना ही।